हेलो प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को बिल्कुल अच्छी तरीके से आसान भाषा में करवाया जाता है। तो सभी प्यारे बच्चों को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में पूरा का पूरा व्यस्त होंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और बाबू पढ़ना आपको ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए ताकि आप सफल हो पाए और अच्छा अंक हासिल करें, और माँ बाप को बाबू क्या करे, ऊंचा मकाम दे, और क्या करे बाबू, ध्यान में रखना है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करे। ठीक है, ये हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप ये सब करें। ठीक है, तो बाबू आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का जो चैप्टर नंबर 9 है गद खंड का, प्रगीत और समाज, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, संपूर्ण सारांश करने वाले हैं। और इसी सारांश के माध्यम से क्या करेंगे कि पूरे के पूरे पाठ को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए, और इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा, वो आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं इस क्लास को करने के लिए? बाबू चैप्टर का नाम क्या है? प्रगीत। प्रगीत का मतलब क्या होता है? लिरिक्स। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि प्रगीत क्या है, प्रबंध काव्य क्या है, गीत काव्य क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे बाबू पहली बार आए हुए हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। बाबू यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का जो गद खंड है, गद खंड का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम क्या है, प्रगीत और समाज, जिसके लेखक है नावमर सिंह। तो चलिए पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, कि हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में पढ़ते हैं, है ना। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे जानिए कि प्रगीत लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रगीत का मतलब क्या होता है? प्रगीत का मतलब होता है लिरिक्स, है ना। प्रगीत का मतलब क्या होता है? लिरिक्स। यानी प्रगीत वह कविताएं होती है जिसे गाया जा सकता है, जिसमें लय होता है, जिसमें क्या होता है, संगीत होता है, और जिसमें भावनाएं होती है, उसे क्या कहते हैं? लिरिक्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें मानवता, करुणा और संवेदनशीलता होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है बाबू। पहली बात समझ में आ रहा है ना। समाज की परिस्थितियों और दबाव और भावनाओं को और रचनाओं को इसमें दिखलाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रगीत कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेखक परिचय पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बाबू प्रगीत और समाज के लेखक पूछेगा तो आपको पता है कि नावमर सिंह जी है। अब क्वेश्चन बन सकता है क्या कि इनका जन्म कब हुआ नावमर सिंह का? तो आप बताइएगा 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ। अब पूछा जा सकता है कि जन्म स्थान क्या है? तो जन्म स्थान बाबू जियानपुर। बाबू जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में नावमर सिंह जी का जन्म हुआ था। जियानपुर बाबू वाराणसी उत्तर प्रदेश में नावमर सिंह का जन्म हुआ। अब बाबू पूछ सकते हैं माता जी का नाम, है ना, नावमर सिंह जी के पिताजी का नाम। तो बाबू माता जी का नाम था बागेश्वरी देवी, और पिताजी का नाम था नगर सिंह, जो कि एक पेशे से शिक्षक थे। क्या थे? पेशे से शिक्षक थे। अब पूछा जा सकता है शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा प्राथमिक यहाँ पे आवाजापुर, है ना, एवं यहाँ पे कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ। और हाई स्कूल कहाँ से किए बाबू? तो यहाँ पे हिवेट क्षत्रिय स्कूल वाराणसी से मतलब क्या, हाई स्कूल यानी मैट्रिक का परीक्षा इन्होंने पास किया। अगर पूछा जाएगा इंटर कहां से किए, तो उदय प्रताप कॉलेज बनारस से इन्होंने क्या किया, इंटर का परीक्षा पास किया। और पूछा जाता है कि बीए इन्होंने कब किया, तो बाबू इन्होंने बीए किया था कब? 1949 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, बीए किया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि बीए इन्होंने कब किया, है ना। अब बाबू यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि सम्मान इनको कौन सा मिला, तो बाबू 1971 में कविता के नए प्रतिमान पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। बाबू क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 1971 में कविता के नए प्रतिमान में कौन सा पुरस्कार मिला नावमर सिंह जी को? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि बाबू कभी यहाँ पे याद रखना है, कविता के नए प्रतिमान पे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला नावमर सिंह जी को? तो 1971 में मिला। तो बाबू क्वेश्चन को इसी प्रकार से लपेट के पूछता है, जो कि आपको ध्यान में रखना। अब इनका वृत्ति पढ़ लेते हैं कि इनका वृत्ति क्या क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका वृत्ति थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका वृत्ति क्या क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वृत्ति पढ़ लेते हैं। 1953 में काशी, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
अस्थाई क्या रहे, व्याख्याता रहे। फिर 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रहे और 1960 से 1965 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन, कौन सा, तो जनयुग जो साप्ताहिक पत्रिका है उसका बाबू दिल्ली में संपादक और यहाँ पे राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे और 1967 से आलोचना त्रिमेशिक के संपादन रहे। बाबू याद रखना है, आलोचना त्रिमेशिक के संपादक कौन है, तो नवमर सिंह जी है, याद रखना है। और 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय यानी राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में क्या हुए, नियुक्त हुए। और 1974 में कुछ समय तक कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी हिंदी विद्या पाठी आगरा के निदेशक भी रहे और फिर 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू दिल्ली, जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर की पद पे रहे जेएनयू में। और बाबू 1987 में क्या हुए, जेएनयू से सेवा मुक्त हुए। सेवा मुक्त हुए का मतलब क्या हुआ, रिटायर हो गए, ठीक है, रिटायर हो गए। अब यहाँ पे देखिए पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं यहाँ पे पुनर्नियुक्त हुए और 1993 से 1996 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष पद पे रहे और यहाँ पे संप्रतित यहाँ पे आलोचना त्रिमेशी के प्रधान संपादक रहे। जो कि पूछा जाता है आलोचना त्रिमेशी के प्रधान संपादक कौन है, तो मेरे बच्चे ध्यान में रखना है कौन है, नवमर सिंह जी है। तो ये इनकी क्या है, वृत्ति है जो आपको ध्यान में रखना है, ये इनकी क्या है, वृत्ति है जो आपको ध्यान में रखना है। बाबू क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा, क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा सभी बच्चे। चलिए अब बाबू हम लोग क्या करते हैं, सारांश को समझते हैं। बाबू सारांश क्या है कि नवमर सिंह द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक निबंध प्रगीत और समाज कवि के आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। यानी सबसे पहली बात कि इसमें 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन कि नवमर सिंह के द्वारा लिखी गई कौन सा आलोचनात्मक निबंध है, प्रगीत और समाज क्या है, आलोचनात्मक निबंध है। कहीं कहीं आलोचनात्मक नहीं लिख के सिर्फ निबंध दे देता है, तो प्रगीत और समाज क्या है, आलोचनात्मक निबंध है जिसके लेखक कौन है, नवमर सिंह है, ठीक है। और ये किस पुस्तक से, तो इनका एक और आलोचनात्मक निबंध है जिसका नाम क्या है, वाद विवाद और संवाद, है ना, वाद विवाद और संवाद है, इससे लिया गया है। और बहुत सारे बच्चों के मन में आता होगा आलोचना का मतलब सिर्फ बुराई करना है। आलोचना का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रगीत है, कोई लिरिक्स है, तो उसके अच्छाइयों के बारे में भी बताना और बुराइयों के बारे में भी बताना, यही होता है आलोचना। आलोचना का मेन अर्थ यही होता है उसकी अच्छाई और बुराइयों के बारे में बताना, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। इस निबंध में नवमर सिंह ने प्रगीत को लेकर समाज में क्या भावनाएं हैं उसके बारे में लिखा है कि जो लिरिक्स को लेके, प्रगीत ऐसा काव्य है जिसे क्या किया जाता है, ऐसा कविता होता है जिसे गाया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, धुन होती है, जिसमें लय होता है ना। ये सिर्फ मैं का भावना नहीं रखता है, हम सब की पीड़ा दुख को क्या करता है, व्यक्त करता है मेरे बच्चे, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रगीत को लेके समाज में क्या भावनाएं हैं उसके बारे में लिखा है। और प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है ना। लेखक लिखते हैं कि कविता पर समाज के दबाव को तीव्रता यानी जोरदार तरीके से महसूस किया जा रहा है। ऐसे वातावरण में लेखक उन कविताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें जो लंबी और मानवता से भरी हुई है, यानी वहां पे ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो कविताएं लंबी हुआ करती थी और मानवता से भरी हुआ करती थी। जैसे हमारा प्रबंध काव्य हो गया। प्रबंध काव्य वो होता है जो जीवन शैली को पूर्णता से दिखाता है ना। और ये क्या होता है, प्रबंध काव्य में लंबी लंबी कविताएं होती हैं, बहुत लंबी लंबी कविताएं, जिससे क्या होता है प्यारे बच्चों, एक जीवन शैली की पूर्णता को दर्शाता है, जिससे कुछ सीखने को मिलता है, उससे दुख दर्द पीड़ा ये सब व्यक्त होता था, है ना, उसके ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं। और यहाँ पे ध्यान में रखना, अगला यहाँ पे आप लोग स्टेप पढ़िएगा। अगला है यहाँ पे किसमें, प्रगीत नामक काव्य के रूप में सामाजिक जातीय प्रकृति और भावनाओं को दिखलाया गया है जो हजारों वर्षों से हिंदी काव्य की परंपरा का इतिहास रहा है। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रगीत काव्य ने समाज और काव्य रचनाओं में अपनी जगह बनाई, है ना। किस प्रकार से जो प्रगीत है, प्रगीत जो होता है छोटा होता है, लिरिक्स क्या होता है, छोटा छोटा होता है ना। और ये लिरिक्स जो है कैसे बाबू यहाँ पे कविताओं रचनाओं में क्या किया, अपने जगह मतलब बनाई और अपने महत्व और गुणों को दर्शाया। यानी छोटी छोटी चीजों में ही क्या पूरा का पूरा गुण प्रदर्शित करने लगा, कौन, लिरिक्स, है ना। लोग लंबी लंबी कविताएं पढ़ना छोड़ दिए, किसके पास इतना वक्त है। लोग बोलने लगे विदेशी चाल चलन, क्योंकि विदेशों में तो ये सब नहीं होता था, विदेशों में लोग लिरिक्स सुनते थे, तो यहाँ के लोग भी
अभी वो अपनाने लगे कि किसके पास उतना टाइम है कि लोग प्रबंध काव्य पढ़े, लंबी लंबी कविताएं पढ़े, है ना बाबू, किसके पास टाइम है। वो लोग यहाँ पे पढ़ते पढ़ते लोगों को नींद आने लगते थे, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। गुणों को दर्शाया, अपने व्यक्तिकता और यहाँ पे आत्मरक्षा के कारण जो लिरिक अथवा प्रगीत है काव्य की कोटि में आता है ना। प्रगीत धर्मी जो कविताएं हैं वह सामाजिक जीवन को व्यक्त या समझा नहीं पाती है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी प्रगीत धर्मी कविताएं हैं, जितने भी प्रगीत धर्मी कविताएं हैं, अब इसमें क्या होता है बाबू, यह सिर्फ निजी भावनाओं पे कविता पे आधारित होता है, सिर्फ अपने बारे में बताता है, सिर्फ निजी भाव में, ये किसी के दुख पीड़ा को क्या करता है यहाँ पे नहीं बताता है, इससे कुछ सीखने को नहीं मिलता है ना। यानी याद रखना कि जितने भी प्रगीत धर्मी कविताएं हैं वह सामाजिक जीवन को व्यक्त या समझा नहीं पाती है और ना उसे उसकी कोई उपेक्षा की जाती है, ना ही हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे उपेक्षा कर सकते हैं। आधुनिक हिंदी कविताओं में गीत और मुक्तत्व, है ना, मुक्तक के मिश्रण से नूतन भाव, है ना, भूमि पर, नूतन भाव भूमि पर जो यहाँ पे गीत लिखे जाते हैं उन्हें यहाँ पे प्रगीत की संज्ञा दी जाती है। यानी प्रगीत वह है जिससे कुछ सीखने को मिले। हमने क्या कहा कि ये मैं की बात नहीं करता बल्कि हम सबकी पीड़ा और दुख को व्यक्त करता है, वो कहलाएगा बाबू प्रगीत। और प्रगीत उसे नहीं करेंगे कि जो अपने बारे में बतलाए, है ना, जो अपने बारे में बतलाए, जो सिर्फ मैं की बात करे, मैं की बात नहीं करे बल्कि हम सब की बात करे, उसे कहेंगे प्रगीत। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना है। अब देखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी क्या है, प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य क्या होता है बाबू, ध्यान रखना है सबसे पहले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या है, प्रबंध काव्य है ना। क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। हमने बताया कि जो प्रबंध काव्य है लंबी लंबी कविताएं हैं और इसमें मानव जीवन के एक पूर्ण दृश्य को क्या किया जाता था, दर्शाया जाता था। सुरसागर भी इन्हीं, मतलब यहाँ पे याद रखना है, सुरसागर भी इन्हें इसलिए यहाँ पे परिसीमित लगा क्योंकि यह गीत काव्य है ना, गीत काव्य है। काल काल की पुस्तक के कारण यूरोप में प्रगीत, यहाँ पे मुक्तकों यानी लिरिक्स की ही चाल चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना आ गया। यानी विदोष में, यानी याद रखना है कि यूरोप में क्या चलता था, यहाँ पे प्रगीत यानी मुक्तकों का क्या चलता था, लिरिक्स चलता था, और यही देखकर यहाँ भी उसी का जमाना आ गया है। यह बात यहाँ पे यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसको फुर्सत है। यानी यहाँ पे जैसे यूरोप में लिरिक्स चलता था, अब उसी का देखा देखी यहाँ पे भी क्या हुआ है, लिरिक्स चलने लगा है। अब लोग बोलते हैं कि कितना आदमी के पास समय है कि उतना लंबी लंबी कविताएं पढ़े, किसको इतना फुर्सत है कि प्रबंध काव्य पढ़े, गीत काव्य पढ़े जो लंबी लंबी कविताएं हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला कि यहाँ पे प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष, है ना, उन्मेष 20वीं शताब्दी के रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ। अब यहां से क्वेश्चन आता है क्या कि प्रगीत का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्त संघर्ष से है ना। इसकी यहाँ पे भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रतीकात्मक के मूल्य में एक नया यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपने सामाजिकता प्रामाणिकता करता है। इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावनाओं को व्यापक रूप देने में मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रीय कवि हुए और अधिकांश उन्होंने प्रबंध काव्य, है ना, प्रबंधता, मतलब याद रखना है यहाँ पे प्रबंधात्मक काव्य ही यहाँ पे लिखे, जिन्हें उसे समाज ज्यादा से ज्यादा सामाजिक माना गया। यानी याद रखना है कि जो मैथिली शरण गुप्त थे ना, जैसे राष्ट्र कवि हुए, और यहाँ पे अधिकांश उन्होंने क्या लिखा, प्रबंध काव्य ही लिखा, जिससे क्या हो कि यहाँ पे समाज में उनको माना गया और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सामाजिक यहाँ पे माना गया उन्हें। अगला यहाँ पे देख लीजिए बाबू, अगला यहाँ पे माना गया, और यही है बाबू, इतना ही है, ज्यादा तो इसमें होता नहीं है, ज्यादा तो इसमें क्या हुआ, होता नहीं है, और इतना ही सारांश से इसमें आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो बाबू क्लास अच्छा लगा तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी यहाँ पे 8:30 बजे आपका बायो का क्लास होगा, है ना, और आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए बाबू मिलते हैं इसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।